स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया था। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। फोर्थ न्यूमेरिकल में इन्होंने दिया है कि चार्ज इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्र बाई 2 प्लस सी टी क्यूब बाई 6। ये इन्होंने चार्ज दे दिया और यहाँ पे ए बी सी कोई भी कांस्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि इनिशियल करंट बताओ। अब हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। जनरली हम करंट का फॉर्मूला सिंपल क्यू बाई टी लेते हैं, मीन चार्ज बाई टाइम। लेकिन यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन की टर्म में क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। उस वेरिएशन को शो करने के लिए हमने इसका डिफ्रेंसिएशन लिया है। अब हम यहाँ पर क्यू की मीन चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे ए टी माइनस बी टी स्क्र बाई 2 प्लस सी टी क्यूब बाई 6। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएशन के अंदर पावर को डिक्रीज करते हैं बाई 1। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि पावर को डिक्रीज करना बाई 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका कोई भी कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैक्सिमम टर्म, कोई भी मैक्सिमम टर्म है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी जीरो होगा। कोई भी मिनिमम टर्म है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी जीरो होगा। और कोई भी अगर ओनली कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा? जीरो। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट है ए वो सिंगल नहीं है, इसके साथ टाइम भी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होगा। जीरो सिर्फ तब होगा जब यहाँ पर सिर्फ सिंगल कांस्टेंट होता। तो यहाँ पे हम ए को एज इट इज रखेंगे, टाइम। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो पावर होती है हम उसको सबसे पहले आगे लेके आते हैं, फिर इसकी पावर के अंदर से 1 माइनस कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। 1 में से 1 गया, 0। और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। अगर हम 5 की पावर 0 ले लेंगे वो भी 1 के इक्वल, 100 की पावर 0 ले लेंगे वो भी 1 के इक्वल। तो मीन्स किसी भी टर्म की पावर हमेशा 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या बच गया? सिर्फ a बच गया। अब हम सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? इस 2 को आगे लेके आएंगे, फिर b एज इट इज टी स्क्र, जो इसकी पावर है उसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया? 1। 2 से 2 कैंसिल। अब थर्ड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहले हम पावर को आगे लेके आएंगे 3t। अब इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 6। अब 3 से ये कैंसिल करके आ गया 2। इसको हम लिखेंगे इस तरह से। हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इनिशियल करंट कितना होगा। मीन्स जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, जो स्विच होता है उसको जब हम ऑन करेंगे, ऑन करते ही टाइम कितना होगा? 0 होगा। जब स्विच को हमने ऑन किया तो टाइम कितना होता है? 0। और उसी को हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो करंट क्या होगा? इनिशियल करंट। तो हम टाइम को 0 पुट करके इनिशियल करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टाइम को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल करंट आएगा a। अब यहाँ पे टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म क्या हो गई? 0। यहाँ पे भी टाइम को 0 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म भी क्या हो गई? 0। तो इनिशियल करंट हमारे पास क्या आ गया? a। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो इनिशियल करंट आया उसकी वैल्यू कितनी आई है? a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। मीन्स इन्होंने a की वैल्यू जस्ट ये दी है कि a कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो सकती है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इनिशियल करंट निकालना है। सबसे पहले इसमें याद रखना है कि जब भी चार्ज दिया हो और करंट निकालना और चार्ज वेरी कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम करंट निकाल लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है कि टाइम आफ्टर विच दिस करंट बिकम्स मैक्सिमम और मिनिमम। मीन्स अब हमने स्विच को ऑन छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए हम वेट करेंगे कि जो ये करंट होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मीन्स टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी या फिर डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम हो जाएगी या फिर मिनिमम हो जाएगी।
अब सेकंड पार्ट के लिए हम करंट की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पूछा है कि वो टाइम बताओ जब करंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा। हमने अभी देखा था कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे बी, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास सी टी। अब अगर हम मान के चलते कि ये करंट या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि टाइम के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि या तो ये करंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। दोनों केसेस के अंदर ही इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो। अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई माइनस बी प्लस सी टी। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई सी टी, यहाँ से टाइम आया b बाई सी, तो मीन्स b बाई सी टाइम के बाद करंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम, उसके लिए हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने सिर्फ ये निकाला है कि कितने टाइम के बाद करंट है वो या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो हमने टाइम निकाल लिया b बाई सी। अब हम देखते हैं कि वो करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम और कितना होगा। अब हमने देखा था कि टाइम की वैल्यू b बाई सी आई, तो देखते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू पुट की हमने टाइम की जगह माइनस b, टाइम की जगह वैल्यू पुट की b बाई सी, फिर से हमने टाइम की जगह वैल्यू पुट की b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, यहाँ से कितना बन गया a माइनस बी स्क्वायर बाई सी, यहाँ से बना बी स्क्वायर बाई टू सी। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर सी है, तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी स्क्वायर बाई टू सी। तो अब देखो, जब हमने इनिशियल करंट लिया था, मीन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही उसमें करंट फ्लो हो रहा था, करंट इज इक्वल टू ए, तो मीन्स इनिशियल करंट। अब फाइनल करंट मीन्स टी टाइम के बाद जो करंट की वैल्यू हो गई वो हो गई ए माइनस बी स्क्वायर बाई टू सी। तो खुद सोच के देखो कि ये करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। शुरू में तो करंट ए था, फिर ए में से बी स्क्वायर बाई टू सी टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, मीन्स फाइनल करंट कम हो गया है इनिशियल करंट के कंपैरिजन में। तो हम क्या बोलेंगे कि b बाई सी टाइम के बाद करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और कितनी वैल्यू हो जाती है a माइनस बी स्क्वायर बाई टू सी। तो ये था हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रोटोन इन ए कॉस्मिक रे स्ट्राइक द अर्थ एट ए रेट ऑफ 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड के अंदर 10 प्रोटॉन स्ट्राइक करते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया मीन्स एक ऐसा एरिया है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो उसके अंदर एक सेकेंड में 10 प्रोटॉन फॉल हो जाते हैं। ये चीज़ इन्होंने दी। उसके बाद व्हाट टोटल करंट डज द अर्थ रिसीव। अब इन्होंने बोला है कि जो अर्थ है हमारी वो कितना करंट रिसीव करेगी। अब इन्होंने टाइम नहीं दिया, तो इसका मतलब वो एक सेकंड के अंदर ही पूछना चाहते कि वो कितना करंट रिसीव करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया। सबसे पहले इन्होंने निकालना क्या है, करंट निकालने के लिए बोला है। करंट का फॉर्मूला कितना होता है, चार्ज बाई टाइम। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पे इन्होंने एन ई कौन सा दिया, प्रोटॉन दिया, तो यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर होगा, प्रोटॉन के ऊपर। टाइम कितना दिया इन्होंने, 1 सेकेंड, तो मीन्स करंट का फॉर्मूला हो गया एन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन तो हमें पता है कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब निकालना क्या है, मीन्स एन की वैल्यू निकालना इम्पोर्टेंट है। इन्होंने तो सिर्फ ये दिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 10 प्रोटॉन्स फॉल होते हैं, लेकिन हमें तो पूरी अर्थ का निकालना है। तो सबसे पहले हमें अर्थ का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ।
अब 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी सॉलिड स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4π की वैल्यू हमें पता होती है और रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने दिया है, तो इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे 4 × 3.14 रेडियस की वैल्यू इसका स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.14 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया आ गया। अब इन्होंने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर अगर 10 प्रोटॉन फॉल हो रहे हैं तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितने प्रोटॉन फॉल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻15 मीटर स्क्वायर नहीं, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉल हो जाएंगे। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास इतने प्रोटॉन फॉल हो रहे तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया में कितने प्रोटॉन्स फॉल होंगे, इतने प्रोटॉन्स फॉल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कि I = NEP तो वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने यहाँ से निकाल लिए और चार्ज ऑन प्रोटॉन हमने रख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.823 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स। मीन्स पूरी अर्थ इतना करंट रिसीव करती है कॉस्मिक रेज की वजह से। इन्होंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जब 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पर 10 प्रोटॉन फॉल होते तो पूरी अर्थ पर कितने प्रोटॉन फॉल होंगे और उनकी वजह से कितना करंट होगा। तो अर्थ तो स्फेरिकल शेप की होती है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स फॉल होंगे वो हर एक डायरेक्शन से फॉल होंगे। तो हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और जब एरिया निकल गया, जब 1 मीटर स्क्वायर में 10 प्रोटॉन फॉल होते तो वहाँ पे इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेंगे, और प्रोटॉन्स निकल गए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमने करंट निकाल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ डेरिवेशन और मोबिलिटी वाला लेक्चर था, उसमें हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स होंगे उसका फॉर्मूला क्या था, n डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई बाई रो। यहाँ पे n क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, m क्या है, मोलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हमने कैपिटल M लिया, स्मॉल m नहीं लिया, कैपिटल M। कैपिटल M का मीनिंग होता है मोलिक्यूलर वेट, और रो होती है हमारे पास डेंसिटी। तो ये तो हो गया एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मीन्स जब वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब। लेकिन अगर वॉल्यूम v मीटर क्यूब हो तब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, बता सकते हो कितने होंगे। इसको हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर क्यूब में इतने हैं तो v मीटर क्यूब में होंगे n मल्टीप्लाई बाई m रो इंटू v। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रो v = m। तो रो v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m, n/m। तो ये आ गया हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। जब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी वॉल्यूम v के अंदर निकालने हो तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो गया ये। मीन्स फॉर्मूला तो एक ही है, बस यहाँ पे इन्होंने एक यूनिट वॉल्यूम में पूछा है और यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम v के अंदर पूछे हैं। तो ये फॉर्मूला हम अब यूज करने वाले, ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से समझ आने चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर समझ में नहीं आया तो अगर रटने की कोशिश करोगे तो फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं होंगे, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीस ऑफ सिल्वर। ये चीज़ इन्होंने पूछी है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीस ऑफ सिल्वर। तो मीन्स इन्होंने ये तो नहीं बोला यूनिट वॉल्यूम के अंदर। मीन्स अगर हम मान के चलते कि ये जो मार्कर है वो एक सिल्वर की वायर है, तो इन्होंने कंप्लीट सिल्वर की वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। अगर हम इस पूरे का वॉल्यूम v मानते तो इन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम v में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स इसके अंदर हमें वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इन्होंने दिया है कि एरिया =
यहाँ पे इन्होंने एरिया दे दिया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, लेंथ दी है 1 मीटर। मोलिकुलर वेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। कैपिटल एम की वैल्यू दी इन्होंने 108। उसके बाद इन्होंने सिल्वर की डेंसिटी दी है 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इन्होंने ये जो लाइन बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के द्वारा ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इन्होंने कहा है कि एज्यूम दैट देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। मीन्स इन्होंने ये पॉइंट बोला कि जो सिल्वर का एक एटम है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये लाइन नहीं बोलेगा तो वो एक सिल्वर का एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। बट इन्होंने बोला कि एक एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। और इन्होंने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू दी है पर ग्राम एटम। इसका मीनिंग क्या है, इन्होंने बोला कि 1 ग्राम सिल्वर एटम्स के अंदर इतने नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स आते हैं। मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन के अंदर 1 डजन ऑफ बनानाज के अंदर कितने बनानाज आएंगे, 12 बनानाज आएंगे, 12 बनानाज आएंगे। तो इसी तरह इन्होंने बोला है कि 1 ग्राम एटम्स, किसके एटम, 1 ग्राम सिल्वर एटम्स के अंदर इन्होंने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स दे दिए कि इतने एटम्स आएंगे। इस लास्ट वाली लाइन का मीनिंग ये है। तो अब हम इसका फॉर्मूला पहले से ही देख चुके हैं कि n का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू डेंसिटी। अब हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है, मोलिकुलर वेट की वैल्यू है, लेकिन स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट उससे भी पहले यूनिट्स चेक करो, ये मीटर स्क्वायर में है, ऐसा यूनिट लेंथ मीटर में है, लेकिन जो डेंसिटी है वो सीजीएस यूनिट में है। एवोगैड्रो नंबर भी पर ग्राम एटम सीजीएस में। तो मतलब हम एरिया को सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम एरिया को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आएगा, लास्ट के पार्ट में आप समझ चुके हो। लेंथ 1 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगी, 100 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मास निकालेंगे। मास की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी नहीं दिया है तो वॉल्यूम की जगह भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। ये आ गया मास का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, n इज इक्वल टू स्मॉल m की जगह रो ए एल, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल M और यहाँ पे आ जाएगी डेंसिटी। नहीं, यहाँ पे डेंसिटी नहीं आई, ये फॉर्मूले में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे आएगा n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n। अब हम इसको सोल्व करते, मीन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। n इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमने पुट की 10.5, एरिया की वैल्यू पुट की 1, लेंथ की वैल्यू पुट की 100, n की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर हो गया, और डिवाइड में इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 5.856 इंटू 10⁻²4। इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि पूरी सिल्वर वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए। सबसे पहले हमें यूनिट चेक करनी है और उसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर यूनिट वॉल्यूम में दिया होता तो फॉर्मूला क्या होता हमारे पास, कैपिटल N बाई M इंटू डेंसिटी, N का फॉर्मूला। लेकिन अब इन्होंने बोला कि कंप्लीट वॉल्यूम में, तो मास ऑफ वायर, यहाँ पे स्मॉल m का मीनिंग होता है मास ऑफ वायर, कि टोटल जो ये वायर है इसका टोटल मास कितना है। मास का मीनिंग क्या होता है, मीन्स अगर कोई ये बोल दे कि मास को डिफाइन करो तो मास की डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। और डिवाइड में कैपिटल M क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट, N क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। बस यहाँ पे हमने इन सभी की वैल्यूज पुट की है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इसके जैसे हम बाकी के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप खुद करोगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी का, ओह्म्स लॉ।